अलग अलग ओहदों पर जगह दी थी। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में तो इन लोगों की बुलंदियों के कुछ कहने ही नहीं थे। बात करें अगर सल्तनत उस्मानिया की, तो सल्तनत उस्मानिया के साथ भी कुर्द लोगों की शुरू में बहुत अच्छी जमी थी। वो इसलिए क्योंकि जब सल्तनत उस्मानिया हमारी दुनिया में एक सुपर पावर की हैसियत रखा करती थी, तो उस दौर में सल्तनत उस्मानिया के बिल्कुल पड़ोस में ही दुनिया की एक और ताकतवर सल्तनत भी हुआ करती थी, और उस सल्तनत का नाम था सफवीद एम्पायर। अब क्योंकि दोस्तों सफवीद एम्पायर के ताकतवर बन जाने की वजह से कुर्द लोगों के रहने वाले जो ज़्यादातर इलाके थे वो ऑटोमेटिकली सफवीद एम्पायर के अंडर ही में आ चुके थे, और कुर्द लोगों की सफवीद एम्पायर से ज़र्रा बराबर भी नहीं बना करती थी। वैसे तो इसके पीछे कई रीजंस थे, मगर सबसे बड़ा रीज़न ये बताया जाता है कि क्योंकि कुर्द लोग ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम थे, जबकि सफवीद एक कट्टर शिया सल्तनत मानी जाती थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि अब कुर्द लोगों ने सल्तनत उस्मानिया की सफवीद एम्पायर के खिलाफ मदद करना शुरू कर दी थी, और कुर्दों की मदद से सल्तनत उस्मानिया ने सफवीद एम्पायर के खिलाफ बहुत सारी कामयाबियां भी हासिल की थी, जिसके नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों ने कुर्द लोगों से खुश होकर न सिर्फ इनको बहुत सारे इनामों इकराम से नवाजा था, बल्कि बहुत सारी बड़ी बड़ी पोजीशन पर भी बैठा दिया था। यानी कुर्द लोग बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए थे। फिलहाल दोस्तों फिर दौर आया 20वीं सदी का, और 20वीं सदी आते आते तो पूरी दुनिया का ही नक्शा बदल चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सल्तनत उस्मानिया की हार हुई और सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर पड़ना शुरू हुई, तो उस इलाके में रहने वाले ज़्यादातर दूसरे छोटे बड़े कबीलों की तरह कुर्द लोगों ने भी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ हथियार उठा लिए और अपनी एक अलग रियासत की मांग करने लगे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ इस उम्मीद के साथ सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग शुरू की कि शायद ब्रिटिश एम्पायर इनको जंग में जीत के बाद एक अलग रियासत देगा। मगर 1922 में ब्रिटिश एम्पायर ने कुर्द लोगों को उस वक्त धोखा दे दिया कि जब ब्रिटिश एम्पायर के लोगों ने मुआहदे लोज़ान पर दस्तखत किए। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि दरअसल ये वही कॉन्ट्रैक्ट था कि जिसमें मॉडर्न तुर्की को बनाया गया था, यानी वही नया तुर्की कि जिसको आज के दौर में हम लोग अपने दुनिया के नक्शे पर देखते हैं। जैसे ही मॉडर्न तुर्की की सरहदों को मुतय्यन किया गया था, तो कुर्द लोगों को समझ में आने लगा था कि उनके साथ दरअसल अभी तक धोखा किया जा रहा था। इतना ही नहीं, तुर्की के बाद भी वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मिडिल ईस्ट के इराक, सीरिया और इस जैसे दूसरे देश बनना शुरू हुए, वैसे वैसे कुर्द लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरता चला गया, क्योंकि जाहिर है कुर्द लोग कुर्दिस्तान नाम का जो देश चाहते थे, उसका इलाका तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे टुकड़ों में बंटकर दूसरे देशों में शिफ्ट हो चुका था। ब्रिटिश एम्पायर के बाद रशिया यानी उस दौर की एक और ताकत कि जिसको हम USSR के नाम से जानते हैं, उसने भी इन लोगों के साथ धोखा किया था, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर के धोखा देने के बाद रशिया ने इन लोगों के साथ ये वादा किया था कि ब्रिटिश भले ही तुम लोगों को तुम्हारी रियासत नहीं दिला सका, मगर मैं दिलाऊंगा। और रशिया के कहने पर ही इन लोगों ने उस दौर की ईरान की हुकूमत यानी रज़ा पहलवी के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। रशिया चाहता था कि ये लोग मेरी तरफ से रज़ा पहलवी से जंग करें, कि जो रज़ा पहलवी रशिया का दुश्मन हुआ करता था। मगर जब बाद में रशिया और रज़ा पहलवी के बीच सेटलमेंट हो गया और इनके रिश्ते भी नॉर्मल हो गए, तो ब्रिटिश एम्पायर की तरह रशिया भी इनको बिल्कुल बीच जंग में ही छोड़कर भाग गया। इवन उस दौर में कुर्द लोगों का जो लीडर हुआ करता था, उनको भी 6 महीने के बाद ही फांसी पर लटका दिया गया था, और इस तरह से इन लोगों को एक बार फिर से धोखा मिला था। यानी दोस्तों पिछले 100 सालों के अंदर कुर्द लोगों ने अपनी एक अलग रियासत, अपने एक अलग देश को हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया है। इन लोगों ने दोस्तों को दुश्मन बनाया, दुश्मनों को दोस्त बनाया, इवन इन लोगों ने इजराइल जैसे देश से तक हाथ मिला लिया था। हजारों लोगों की कुर्बानियां दी, मगर उसके बावजूद भी इन लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ। इनका जो ख्वाब था वो आज भी एक ख्वाब ही बना हुआ है, बल्कि इनके इस ख्वाब की वजह से दुनिया की बड़ी ताकतें वक्त वक्त पर इनका गलत फायदा उठाती रहती हैं। दोस्तों सद्दाम हुसैन और कुर्द लोगों की दुश्मनी तो भला दुनिया में किसी से भी छिपी हुई नहीं है, लेकिन आपको जानकर